Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of Indian banking system, that is IBS. So today we will discuss all the important questions which we have to study for our exams. तो IBS में almost all सारे lectures complete हो चुके हैं, almost सारा syllabus मैंने हर lecture में properly complete कराने की कोशिश की है. तो आज ये मैं एक तरीके से conclude कर रही हूँ अपने subject Indian banking system को with the important questions. I am sharing the important questions with you. सबसे पहला लेक्चर जब मैंने IBS का स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1, तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको हर एक यूनिट का सिलेबस प्रोवाइड किया था. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं और उसी यूनिट्स के हिसाब से सारे एक एक टॉपिक को अपने लेक्चर में कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है. तो जिसके थ्रू आप तक सारी चीज़ें पहुंच पाए, आप समझ पाए और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे या कर दिए गए हैं. तो ये सारी ही चीज़ों के साथ में जब हम सब्जेक्ट को कंक्लूड कर रहे हैं या आज लास्ट लेक्चर एक तरीके से इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मैं ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं आज आपसे बात करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको क्या क्या चीज़ें प्रॉपरली पढ़नी है और मोस्टली पेपर में मोस्टली किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं. तो मैंने आपने इन प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टोटल 15 दिए हैं. जरूरी नहीं है ये 15 के अलावा कुछ आएगा नहीं, बट ये 15 वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स अगर प्रॉपरली कर जाएंगे तो मोस्टली एग्जाम अच्छे से हो जाएगा और सारा ही पेपर अच्छे से हो जाएगा. इसमें इस तरीके से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश की गई है. सो दिस इज यू कैन से अ प्रैक्टिस पेपर फॉर यू. आफ्टर जब आप सारे लेक्चर्स पढ़ लें, समझ लें, नोट्स पढ़ लें, तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए और इनको प्रॉपरली दोबारा से रिवाइज आप जरूर कीजिएगा. जिसमें कि अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से. हमारा सब्जेक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, कोड हमारा BBA302 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा विद द डायग्राम. डायग्राम में बैंक्स दिखाएंगे, शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, इस तरीके से आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे. नोट्स में भी प्रोवाइड किया गया है आपको. तो आप यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को एक्सप्लेन करेंगे. आपके एग्जाम में जो पेपर आता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. बट यहाँ पे मैंने सेक्शन के हिसाब से पेपर को डिफाइन नहीं किया है. यहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा है जिससे कि आप हर तरीके से रेडी रहें, चाहे वो सेक्शन ए में आए, चाहे वो सेक्शन बी में आए या वो सेक्शन सी में आए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. तो डिटेल में आएगा तो आपको डिटेल में ही प्रॉपर लिखना होगा 15 मार्क्स के हिसाब से. वेरी शॉर्ट में आया तो वेरी शॉर्ट के हिसाब से, और शॉर्ट में आया मैं सेक्शन बी में आया तो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना होगा. देन सेकंड क्वेश्चन आया है मेंशन एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI हमने प्रॉपर यूनिट पढ़ी है, पूरा का पूरा SBI को पढ़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसका रोल क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका वर्क एंड प्रोग्रेस क्या है. ये सारी चीजें हमने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यूनिट स्टार्ट की थी तो उसमें जब हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूनिट स्टार्ट की थी तो उसमें प्रॉपरली हमने डिटेल में पढ़ा था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था, फिर वो स्टेट बैंक बना 1955 में, इस तरीके से आगे बढ़ा. तो ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जितना पूछा जाता है क्वेश्चन में आपको उसके हिसाब से लिखना होता है, बट ये जरूर देखना होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है वो, उस हिसाब से आपको उसको लिखना ज्यादा या कम होता है. तो यहाँ पे आप SBI के बारे में उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे. ठीक है, इनको चाहो तो आप अलग से क्वेश्चन के सबके आंसर्स अपने पास लिख सकते हैं. आप लास्ट में एग्जाम के टाइम प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं. तो अगर आपने इन सभी के आंसर्स प्रॉपरली लिख लिए और एक जगह भी रख लिए तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एग्जाम से एक दिन पहले भी आप अगले दिन दोबारा से उठा के रिवाइज अप कर लेंगे. देन थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मेंशन करा है इसमें कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या है ये भी आपको पूरा समझाया गया है और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपको पूरा अलग यूनिट में समझाया गया है क्योंकि इनके ऊपर पूरी यूनिट्स पढ़ी है हमने. तो डिफरेंस आप आराम से इसके ऊपर लिख सकते हैं, बना सकते हैं. तो इसको भी आप अपने नोट्स में प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं.
देन स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड भी हमने पढ़ लिया, नाबार्ड क्या है, इसके मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस की बात करी है, तो बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शंस ही है। नाबार्ड मीन्स नाबार्ड के ऊपर कोई और चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, इसका वर्क प्रोग्रेस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस मेंशन करे हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। तो आप इसके साथ ये भी मेंशन करें कि व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड है क्या, उसकी फुल फॉर्म, उसके बारे में थोड़ा सा लिखें, फिर उसके बाद आप उसके फंक्शंस को लिखें और एक्सप्लेन करें। एग्जाम में लिखने का तरीका ये है, इसमें सिंपल फंक्शंस पूछे तो फंक्शंस की हेडिंग बनाएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप से हेडिंग्स बनाएं, फिर उसमें आप मैटर लिखें। तो फंक्शंस ऑफ नाबार्ड इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज क्या है, मैंने उनका फुल नेम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। आरआरबीज की फुल फॉर्म दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। एग्जाम में जरूरी नहीं है फुल फॉर्म्स मेंशन हो, तो आपको पता होना चाहिए, और आई थिंक सबको पता होगा भी, सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे भी होंगे। आरआरबीज मींस रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ पे उनकी प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस की बात करिए, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सारा का सारा रीजनल रूरल बैंक्स की प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। देन इन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम आरबीआई की बात करें तो हमारी यूनिट 5 पूरी की पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर थी कि आरबीआई क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मॉनेटरी कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो ये सारी चीजें हमने इस यूनिट में पढ़ी थी। तो उसमें से एक मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है यहाँ पे, डिटेल एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के फंक्शंस लिखने हैं, और अगर ये लॉन्ग में आए तो पहले आप आरबीआई को इंट्रोडक्शन दें, उसके बारे में लिखें, फिर उसके फंक्शंस लिखें और फंक्शंस को हेडिंग बनाकर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 100% क्वेश्चन आने हैं इनमें से, तो आप इनको प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस इन डिटेल द मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5। ये भी यूनिट 5 का क्वेश्चन है। मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के में क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स पढ़े थे जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। इसका प्रॉपर मैंने डायग्राम भी आपको समझाया था क्लास में जब मैंने लेक्चर लिया था इसके ऊपर, और साथ ही साथ इसका डायग्राम रॉयल नोट्स में मेंशन करके भी आपको भेजा है। तो मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी के क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इसमें हमने बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इस तरीके की चीजें पढ़ी थी, एसएलआर पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने इनमें पढ़ी थी। तो ये सारा का सारा प्रॉपर ये मोस्टली क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आता है। लास्ट क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो इसको उस तरीके से ही आप प्रिपेयर कर जाए। हाँ, इसका कोई एक पार्ट शॉर्ट में जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एसएलआर, व्हाट इज सीआरआर, तो उसको आप उस लेवल से भी प्रिपेयर कर लें। सो दिस इज इन क्वेश्चन नंबर 7। और जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप प्रॉपरली इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिर उनके पार्ट्स को लिखेंगे जैसा मैंने नोट्स में भेजा है। डायग्राम वैसे ही आप एग्जाम में बनाएं और फिर इनके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करें। सो दिस इज द राइट वे टू डू द क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, that is explain the Banking Regulation Act as applicable to banking companies and public sector banks in India। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। यूनिट हमने प्रॉपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर पढ़ी थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को एक तो बैंकिंग कंपनीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया में एप्लीकेबल कैसे हुआ उसकी बात करी थी, और एक करी थी एप्लीकेबल एज कोऑपरेटिव बैंक्स। एप्लीकेबल इन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या था, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप नोट्स में मेंशन है, आप इसे पढ़ें और प्रॉपरली लिखें। इसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस मेंशन है, जैसे सेक्शन 2, सेक्शन 3 या क्लॉज दिस। अगर आप उन्हें याद कर पाए सेक्शंस को जब आप आंसर्स लिखें तो ही आप उसे सही आपको पता है तो आप सेक्शंस लिखें, नहीं तो आप सेक्शंस को अवॉइड करें। नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल हमने पढ़ा था, व्हाट इज सोशल कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार आ रहा है ये एग्जाम्स में
तो सोशल कंट्रोल के ऊपर भी आप प्रॉपरली, मैंने आपका लेक्चर भी दिया है, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप इसको भी जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया। यहाँ पे मैंने रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, रूरल से मतलब है RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, और कोऑपरेटिव बैंक तो प्रॉपरली मेंशन है, तो यहाँ पे हमें रोल मेंशन करना है RRBs का और कोऑपरेटिव बैंक्स का। मेन रोल RRBs का रूरल सेक्टर में क्या है और मेन रोल कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या है रूरल इंडिया में। तो रूरल इंडिया में हमारा अलग अलग मेंशन करेंगे, पहले लिखेंगे रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन रूरल इंडिया, फिर दूसरा उसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे, हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फिर आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन रूरल इंडिया, इसके अंदर भी आप पॉइंट्स को या हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। तो ये दो चीजें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, रोल ऑफ RRBs इन रूरल इंडिया एंड रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन रूरल इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 11, what do you mean by commercial banks? Explain it in detail. अब यहाँ पे पूछा गया, अभी इससे ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ एक क्वेश्चन मेंशन है कि डिटेल में कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में बताइए कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, हमें उन्हें डिटेल में लिखना है। तो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर हुआ है, तो आप उनको प्लीज रीड ऑन करें, अपना प्रॉपर नोट्स को पढ़ें। तो कॉमर्शियल बैंक का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, डिटेल में आप इसकी सारी चीजें पढ़कर जाएं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर भी हमने पढ़ लिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स भी पढ़ लिया, बट रियल में व्हाट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, कब आया, क्यों इसकी नीड हुई, क्यों लाना पड़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू एस्टैब्लिश दिस एक्ट? तो ये सारी ही चीजें हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है और ये क्यों आया, मेनली इसकी नीड क्यों अराइज हुई। तो इस तरीके की सारी चीजें हम इस आंसर में लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस की बात की है कोऑपरेटिव बैंक्स की। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, उसमें मैंने प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस की बात की थी रीजनल रूरल बैंक्स की। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस का भी प्रॉपर लेक्चर हो चुका है, उसको आप पढ़ें, उसके नोट्स भी इसके साथ है, तो आप उसको भी अपना प्रॉपर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ SBI। SBI आप सभी को पता है, SBI क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग एंड प्रोग्रेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग एंड प्रोग्रेस क्या रही है, इसको पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ है और लिख कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन में आंसर लिखिए। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग एंड प्रोग्रेस की बात की गई है, तो उन्हीं के बारे में आप यहाँ पर मेंशन करें क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इसमें शॉर्ट नोट दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट आप किन किन चीजों पे लिख सकते हैं? नंबर 1, डेवलपमेंट बैंक्स कौन कौन सी हैं, फिर डेवलपमेंट बैंक्स क्या हैं, कौन कौन सी बैंक्स हैं डेवलपमेंट बैंक्स, आप इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखें। फिर मैंने CRR मेंशन किया है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है, ये हमारा एक क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, इसका क्वेश्चन मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, तो अलग से शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। CRR के बारे में लिखिए, SLR के बारे में लिखिए, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसके बारे में लिखें। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में लिखें। देन बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज द बेस रेट, तो बैंक रेट क्या है इसके बारे में लिखें। अगर इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी तो इनका करंट रेट क्या चल रहा है, करंट परसेंटेज क्या है, कि CRR प्रेजेंट कितना परसेंट है, बैंक रेट एट प्रेजेंट कितना परसेंट है, SLR कितना परसेंट है। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और उनका कितना परसेंट चल रहा है करंट में। तो करंट में कितना परसेंट चल रहा है इन चीजों का, प्लीज आप इसको जब नोट्स में या कैसे भी पढ़ के जाएं अपने दिमाग में जरूर रखें कि CRR प्रेजेंट इतना है, SLR इतना है, बैंक रेट इतना चल रहा है, ये चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा रेपो रेट कितना परसेंट चल रहा है, रिजर्व रेपो रेट कितना परसेंट चल रहा है। आप अलग से एक पेज पे इसकी परसेंटेज जरूर लिखें
रिजर्व रेपो रेट, ये भी पूछा जा सकता है, तो उनके लिए भी आप प्रॉपरली परसेंटेज जरूर लिख के देखें कि एट प्रेजेंट कितना % चल रहा है। So this is very much important. So these all are the very important questions of the subject Indian banking system. इसके अंदर मैंने ज़्यादातर सारे ही important questions को इंक्लूड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप इन्हीं सबको प्रॉपरली प्रिपेयर करके याद कर लें, पढ़ लें, तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं, प्रॉपरली मार्क करें, जैसे भी आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं बेटर टू बेटर वैसे अपनी कॉपी आंसर शीट की प्रेजेंटेशन करें। सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड हैव टू बी कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द पेपर। तो पेपर प्रेजेंट करना भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे भी हम लोग के मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IBS के, आप इन्हें जरूर पढ़ें। इनके नोट्स सभी के सभी चीज़ों को पढ़ाया गया है, सभी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे और फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो आप इन्हें प्रॉपरली जरूर पढ़ के जाएं। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।